हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो आज मैं क्लास लेकर आई हूँ सिक्का बदल गया कहानी की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जो इसके लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन आंसर थे वो क्लास मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उस क्लास को भी जाके देख सकते हैं। तो आज इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनटीए आजकल जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहा है। तो अब की बार जो भी हमारी महत्वपूर्ण पंक्तियां होंगी हम उनको डिटेल से करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगर पंक्ति का कोई क्वेश्चन आए तो हमारा छूटने ना पाए। और क्वेश्चन आंसर में मैं जो भी पात्र हैं या किसका किसके साथ क्या रिलेशन था, कहानी के अंदर क्या मुद्दा था, क्या विषय था, और जो भी सारी बातें मैं उसमें कवर कर चुकी हूँ। आप उस क्लास को जरूर अटेंड कर सकती हैं। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास यूज़फुल होने वाली है। चाहे किसी भी स्टेट का सेट एग्ज़ाम हो या हरियाणा प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, तो ये क्लास आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई 1948 की ये कहानी थी, जो कि हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन का जो समय था, लड़ाई और दंगों का जो समय था, तो उसी समय की जो ये कहानी है कृष्णा सोबती जी ने लिखी गई है। कैसे विभाजन होता है और कैसे इंसानों के दिल टूटते हैं, तो वैसे ही आपने क्वेश्चन आंसर किए होंगे। तो साहनी इसमें मेन कैरेक्टर थी और उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि कहानी में क्या था। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पंक्ति है हमारी, खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए साहनी ने जब दरिया किनारे पहुंची तो पो फट रही थी। इसी कहानी के साथ हमारी कहानी शुरू भी होती है। ये हमारी कहानी की पहली पंक्ति भी है। तो दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करते हुए पानी में हो ली। अंजलि भर कर सूर्य देवता को नमस्कार किया और अपनी उनिदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। तो आप सभी ने देखा होगा कि चिनाब नदी की बात की जा रही है। दरिया यानी कि चिनाब नदी में वो जाती है नहाने के लिए कपड़े उतार कर और श्री राम का नारा लगाते हुए, और सूर्य देवता को जल चढ़ाती है। और आंखों में उनिदी यानी कि आधी नींद में होना, नींद के कारण जैसे हमारी आंखों पे सूजन आ जाती है, तो पता चलता है कि आधी नींद में सुबह सुबह का समय है, वो फट रही थी, यानी कि सुबह रोशनी आने लगी थी और अंधेरा जाने लगा था। और छींटे मार कर वो अपनी आंखों पे पानी मारती है और फिर वो पानी में लिपट गई, यानी कि पानी के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे ये सोच रही होती है वो साहनी, लेकिन जो कहानी की बातचीत है वो लेखिका के द्वारा कही गई है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ये लेखिका के द्वारा कही गई बात है। नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, चनाब का पानी आज भी सर्द था। कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। दूर दूर बिछी रेत आने जाने क्यों खामोश सी लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने, रेत पर अगणित पाँव के निशान थे, वह कुछ सहम उठी थी। तो आज चिनाब नदी की बात है इसके अंदर। तो पांच नदियों से मिलकर जो हाँ पंजाब बना है, तो पंजाब प्रवेश की ही कहानी है। तो इसके अंदर चिनाब नदी आई है, तो आपको ध्यान रखना है उसी दरिया की बात की गई है। तो वो महसूस करती है कि दूर दूर जो रेत है, आज उस पे सिर्फ उसी के कदमों के निशान नहीं थे, बल्कि आज उसने रेत पर अनगिनत निशान पाँव के देखे थे। शायद कोई इस हवेली के पास, उसके घर के पास कोई आया था, तो वो सहम चुकी थी उन पाँव के निशानों को देखकर, जिसे कि कुछ शुभ का आभास उसे नहीं हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। चिनाब नदी का जिक्र है, कश्मीर की पहाड़ियों का जिक्र है, बर्फ पिघलने का, ये मौसम, ये सब बातें की गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सिक्का बदल गया कहानी साहनी की बात हो रही है। तो ये भी लेखिका के द्वारा ही कही गई बात है, क्योंकि लेखिका ही कहती है ये साहनी के बारे में, साहनी जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र है। और आज नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है, और वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है इस किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। आज साहनी, आज साहजी नहीं। तो वो साहनी याद करती है कि उसको जब मिट्टी के रेत के ऊपर नदी के किनारे बहुत सारे
आदमियों के या इंसानों के पाँव के निशान नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। तो उस दिन उसको भयावना लग रहा था, बहुत ही डरावना सा लग रहा था, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से वो इसी नदी में, दरिया में नहाने के लिए आती रही है। बहुत ज़्यादा लंबा अरसा हो चुका था। कभी वो दुल्हन बनकर आई थी यहाँ पे, तो उस टाइम को याद करती है। साहजी जो उसका पति था इस कहानी के अनुसार, तो वो आज जिंदा नहीं था। एक उसका बेटा था, वो भी शायद उसमें विभाजन में मारे गए थे, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में। तो ये भी साहनी के लिए लेखिका की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती हुई घर की राह ली, और कहीं लिपे पुते आंगनों में धुआं उठ रहा था, टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। तो जैसे ही वो दरिया में नहाकर कपड़े पहनकर खेतों के रास्ते से अपने घर की तरफ जाने लगती है, तो साहनी वो बीच में क्या क्या देखती है वो सब यहाँ पे बताने की कोशिश करती है। कि बैलों के गलों में जो घंटियाँ थी, गले में वो टन टन की आवाज़ कर रही थी, आंगनों पर लिपाई पुताई की हुई थी, आंगनों में से धुआं उठ रहा था, खाने बना बना रहे होंगे लोग जैसे। तो साहनी ने लंबी सांस ली और वो बाजरे के खेतों से। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का आपको, जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं तो आपके उसको टैग वर्ड आपको ज़रूर याद होने चाहिए। जिस तरह की इसमें बाजरे की खेत की बात की गई है और बैलों की बात की गई है, और जैसे बैलों की बात हम लास्ट जो कहानी पढ़ी है लाल पान की बेगम, उसमें भी बैलगाड़ी की बात थी, या तीसरी कसम की बात करें उर्फ मारे गए गुलफाम, उसमें भी बैलगाड़ियों की बात है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पढ़ते वक्त, ताकि आप जो भी पंक्तियां हैं उनको पहचान सको और आपकी पंक्तियों के जो भी क्वेश्चन आए उनको आप ठीक कर पाओ। तो ये साहनी की पंक्तियां हैं। साहनी के बारे में तो ये लेखिका ही कहती है। नेक्स्ट है, ये शाहजी की असामियाँ हैं। और साहनी ने नज़र उठाई और यह मीलों मीलों तक खेत अपने ही हैं, और यह सब साहजी की बरकतें हैं। गांव में फैले जमीन के कुएं, सब साल में 3 फसल और सोना उगलती है जमीन। तो वो वक्त याद करती है, खेतों को देखती हुई जाती है वो साहनी। असमिया यानी कि जो उनके घर में काम करते थे वो नौकर चाकर सब, वो उनकी असमिया थी साहजी की। साहजी ने साहनी के लिए बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया था, उसको अच्छी ज़िंदगी दी थी, शानो शौकत वाली ज़िंदगी। साहनी को किसी बात की उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, बहुत सारे नौकर चाकर रखे हुए थे। और साहनी ने नज़र उठाई और मीलों तक उसने नज़र उठा के देखी कि उसके मीलों तक खेत फैले हुए हैं, और ये सब साहजी की बरकतें हैं कि साहजी ने उसके लिए सारी खुशियाँ उसके कदमों में ला के रख दी थी जब वो जिंदा था। तो गांव तक फैले जमीन में कुओं की बात करती है, कुओं को देखती हुई जाती है, और साल में उसकी 3 फसल होती थी जो कि सोना उगलती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मुनाफा उसकी फसल उसको करवाती थी। तो ये साहनी की पंक्तियां है जो मन ही मन में सोचती हुई जा रही होती है। आगे वो पहुंच जाती है खेतों में, तो सेरे सेरे हसीना हसीना सेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा अपनी माँ जैना। जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। तो वो खेतों में जब पहुंच जाती है कुएं के पास, तो सेरे सेरे हसीना बोलती है। सेरा उसका नौकर था और हसीना उसकी बीवी थी, जो उसके पास ही पलकर बड़ा हुआ था और उसके घर में उसकी हवेली में काम किया करता था। तो साहनी कहती है सेरा को पुकारती हुई। हसीना भी बोलती है क्योंकि हसीना उसकी वाइफ होती है। तो नेक्स्ट है, उसने पास पड़ा हुआ गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया था, हाथों से हुक्का हुक्का पकड़कर बोला, हे हसैना हसैना। तो ये सेरा की पंक्तियां हैं। जैसे ही सानी उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी, तो उसने उसकी आवाज़ सुनी तो तुरंत एकदम से वो बौखला गया था। तो गंडासा होता है, आप सभी को पता भी होगा कि वो चारा काटने के लिए जो पशुओं का चारा काटते हैं उसको गंडासा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो गंडासा ही बोलते हैं, और पंजाबी लैंग्वेज में भी ऐसे ही यूज़ किया है। आई होप कि आपको सबको इसका मीनिंग पता चल गया होगा। तो ढेर उसने उसको गंडासा और सटाले थे जो भी लोहे के मारने के लिए किसी को, तो उसने सरका दिए थे क्योंकि वो साहनी को मारना चाहता था। तो आगे जब हम पंक्तियां पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि क्यों मारना वो चाहता था। तो ये सेरा की पंक्तियां हैं, वो भी मन में सोच रहा होता है। नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, अभी तो वह सोच ही रहा था कि साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर वह तभी शेरे शेरे सेरा गुस्से से भर गया कि वह निकाले अपना क्रोध किस पर, साहनी पर। तो ये शेरा की पंक्तियां हैं जो कि उसने गंडासा और जो सटाले लेकर आया हुआ था मारने के लिए, तो वो उस बारे में सोच रहा होता है। एकदम से साहनी की आवाज़ जैसे ही सुनता है
वो साहनी को मारने की प्लानिंग कर रहा था तो वो गुस्से से भर जाता है और ज़ोर ज़ोर से गुस्से में हसैना हसैना बोलने लग जाता है और साहनी बोलती हुई दोनों को उनकी तरफ बढ़ रही होती है। तो ये उसी टाइम की बात है कि उसकी हवेली में पड़ी हुई उस सोने चांदी पर उसकी नज़र थी। उनके संदूक जो होते हैं जिनमें सोने चांदी को रखा जाते हैं, छोटे छोटे संदूक होते हैं, उस जमाने की जो बात है, आज भी यूज करते होंगे सभी। तो उठाकर वो तभी एकदम गुस्से से भर जाता है। नेक्स्ट है, चीख कर बोला, ए मर गई है, ए ऐब तेनू मौत दे। तो ये शेरा की बोली है। तो शेरा हसैना को कहता है, पंजाबी की लैंग्वेज इसमें यूज की गई है। तो इन बातों से भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिक्का बदल गया कहानी की बातचीत है। चीख कर बोलता है वो हसैना को कि रब तेनू मौत दे। तो हसैना आटे वाली कनानी एक और रख दी और जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। तो हसैना जो उसकी बीवी होती है, आटे वाली कनाली यानी जिसमें आटा रखा हुआ होता है, पिसा हुआ आटा, उसको जल्दी जल्दी रख के बाहर निकल आई। ए आई हाँ क्यों छा वेले तू तड़पना ए। तो उसको सुबह सुबह कहती, इतनी तड़प क्यों है, इतना क्यों चिल्ला रहा है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है सुबह सुबह। तो हसैना शेरा को कहती है। हसैना शेरा की बीवी होती है और ये दोनों ही नौकर होते हैं शाहनी के। नेक्स्ट है, हसैना यह वक्त लड़ने का नहीं है, वह पागल है, तू तो जिगरा कर लिया कर। तो सानी उसकी ओर बढ़ जाती है, हसैना उसको मिलती है पहले और थोड़ी देर में आ जाता है वहां पे शेरा। तो हसैना को यह वक्त कहती है कि यह वक्त सुबह सुबह लड़ने का नहीं है, वो तो पागल है शेरा, तो तू ही जिगरा कर लिया कर। यानी जैसे किसी में जब दो में लड़ाई होती है ना, तो किसी एक को जो सब्र वाला होता है उसी को कहा जाता है कि तू ही सब्र कर ले। तो जो समझदार होता है उसकी उसी को समझाया जाता है। तो नेक्स्ट है, साहनी लड़का आखिर लड़का ही है, कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गोलियां बरसाई हैं इसने। तो उस टाइम पे वो साहनी को मारने की प्लानिंग कर रहा था और उसने हाथ में अपनी बंदूक भी ली हुई थी। तो वो उसी बात को बता रही होती है सेना कि इससे पूछ, मेरे से क्यों आप कुछ कहती हो, लड़का आखिर लड़का है आप तो कहती हो, इससे भी तो पूछ मुंह अंधेरे इसने गोलियां क्यों बरसाई हैं, यानी इसने फायरिंग क्यों की है। तो वो हसैना कहती है कि साहनी इससे भी तो पूछो, ये हसैना की पंक्तियां हैं। तो हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है, हाँ साहनी। तो शेरा भी उसके पास आ जाता है। वो हंसकर बोलती है सेना को, मुझे तो बहू प्यारी है, क्योंकि जब उसका साहजी पति भी जा चुका, बेटा भी जा चुका था, तो उन्हीं को अपना बहू बेटे की तरह वो रखती थी साहनी। मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। छोटी पंक्तियां हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबको कवर करने की पूरी कोशिश की है। मालूम होता है तो साहनी की लैंग्वेज है, साहनी की ये लाइन है। मालूम होता है कि रात को कुल्लूवाल के लोग यहाँ आए हैं। जो कुल्लूवाल के लोगों, जाट लोगों की बात की गई है, यानी कि उसको लूटने या उसकी हवेली को लूटने की नज़र थी वहाँ सब आसपास के लोगों की। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं है शेरे, आज साजी होता तो शायद ही कुछ बीच बचाव करता, पर साहनी कहते कहते रुक गई। तो वो शेरा को कहती है कि ये जो लोग कर रहे हैं, कि नदी के किनारे जो उसने पाँव की छाप देखी थी, पाँव की निशान, तो वो उसी के बारे में शेरे से बात करती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा नहीं है शेरे। आज साजी अगर उसका पति जिंदा होता तो बीच बचाव करता, तो इन सबको जवाब देता। तो वो कहते कहते और बातें रुक जाती है। तो ये साहनी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, यह होके रहेगा क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंधु से सूद ले लेकर साजी सोने की बोरियां तोला करते थे। तो शेरा उसकी बातों को सोचने लग जाता है। जब साहजी सूद लेकर यानी कि उनसे ब्याज लेकर सोने की बोरियां तोला करते थे, उन्हीं के भाई बंधुओं से यानी उन्हीं के परिवार वाले लोगों से ले लेकर, तो इसीलिए शायद वो अमीर हो गया था साहजी। तो वो मन में सोचने लग जाता है कि ये तो होके रहेगा कि वो साहनी को मारेगा जरूर। तो शाहजी सोने की बोरियां तोला करता था, यानी शाहजी इतना अमीर जो हुआ वो उनकी बदौलत हुआ था। तो ये शेरा की पंक्तियां जो मन ही मन में सोचता है, बल्कि मुंह से बोल के नहीं कहता। तो शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह नीच नहीं है, सामने बैठी साहनी नहीं। तो मन में सोचता है कि वो इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, यानी वो मारने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता है। अब उसकी मारने की प्लानिंग थी साहनी को, लेकिन वो एकदम से मन में सोचने लग जाता है कि शेरा इतना नीच नहीं है। सामने बैठी हुई साहनी की तरफ वो देखने लग जाता है। तो वो उसको याद आ जाती कि साहनी का क्या कसूर है। आगे हम पढ़ेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगी पंक्ति। तो ये है शेरा की पंक्ति। तो इसका ही मैंने क्वेश्चन भी बना दिया था, उसमें भी आप देख सकते हैं 30-40 कत्ल किए थे शेरा ने इस कहानी में।
किसके किए थे ये मेंशन नहीं किया है। तो नेक्स्ट एक छोटी सी कहानी है, क्या पता पूछ ली जाए। शेरा शेरा उठ पी ले। तो जब वो गुस्सा हो जाया करता था तो उसकी साहनी उसके लिए दूध लेकर आया करती थी। तो शेरा उनके घर में नौकर था, तो वो उसका बेटे की तरह ख्याल रखा करती थी। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा, साहजी की बात साहजी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था, फिरोज की बात सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। तो सिरा एकदम से उसके आंखों में खून उतर आया था, लेकिन एकदम से साहनी का मासूम सा चेहरा देख के वो कहता कि साहनी ने हमारा आखिर क्या बिगाड़ा है, क्योंकि वो सबसे प्रेम करती थी, साहनी ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था। तो शेरा को एकदम से अचानक उसकी ये बातें याद आ जाती हैं कि साहजी ने हमारे साथ जो किया, साहजी तो मर गया, अब उसकी बातें उसी के साथ ख़त्म हो गई, लेकिन वह जो उसके साहनी को मारने की प्लानिंग बना रहे थे अपने दोस्तों के साथ मिलके, तो वो कहता है कि साहनी को वह ज़रूर बचाएगा, उसको नहीं मरने देगा। लेकिन कल रात ही वह अपने दोस्तों से उसको मारने की प्लानिंग करके आया था, तो वह कैसे मान गया था, उसके मन में शंका होने लगी उसको खुद को। तो फिरोज की बात पे, फिरोज से मिलकर, फिरोज एक कैरेक्टर आया था, उसकी सिर्फ एक ही लाइन थी, तो फिरोज की बात वह कैसे मान गया, एकदम से खुद को वो डांटने लगता है मन ही मन में, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो सामान है वो बांट लिया जाएगा, यानी हवेली में जो भी सामान है, क्योंकि हवेली में बहुत सामान था, अमीर थे साहनी और साहजी बहुत ज़्यादा। तो ये शेरा की पंक्तियां हैं। साहनी चलो तुम्हें मैं घर छोड़ आऊं, छोटी सी पंक्ति है फिर भी इंपॉर्टेंट थी। साहनी को वो खेतों में जब उनके पास बैठी होती है कुएं के पास, तो शेरा उसे कहता कि चलो मैं तुम्हें हवेली में छोड़ने जाता हूँ। तो वो उसको छोड़ने चला जाता है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। और साहजी के घर की मालकिन लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई है, पड़े पड़े सांझ हो गई है, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। तो शेरा उसको घर पे छोड़कर आ जाता है, और वो अपने आंगन में ही पड़ी रहती है, पूरा दिन वहीं गुजार देती है, और शेरा उसको छोड़कर वापस अपने खेतों में आ जाता है, घर में आ जाता है। तो उस दिन उसको बड़ा ही बुरा लग रहा था, क्योंकि अब उसकी हवेली छूटने वाली थी। तो उन सब बातों को स्मरण करती है अपने दिल दिमाग में, और रसूली वाले आते हैं जब उसकी हवेली को छुड़ाने वाले, तो उनकी आवाज़ों को सुनकर वो चौंक गई थी। तो ये साहनी मन ही मन में सोच रही है, और ये पंक्ति लेखिका की है। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। तो दोपहर आई और चली गई, हवेली खुली पड़ी है, साहनी नहीं उठ पा रही। तो ये लेखिका की पंक्तियां हैं। दुर्बल सी देह है, आ सकती इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, बिना किसी सहारे के। तो आपको ऐसे ही टैगवर्ड देखने, जैसे दुर्बल सी देह, साहनी के बारे में बात की जा रही है, कोई सहारा नहीं है, न जाने कब तक पड़ी हुई है दोपहर से। और हवेली, हवेली की बात आई, हवेली इसका इंपॉर्टेंट टैगवर्ड है। हवेली की बात से अगर कोई पंक्ति में आए तो ये सिक्का बदल गया कहानी की ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। तो साहनी उठ नहीं पा रही थी, तो लेखिका की पंक्तियां हैं ये। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, बीबी ने अपने अपने विकृत कंठ से कहा, सानी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। तो नवाब बीबी भी उसके साथ ही रहती थी, तो उसका एक ही बार ये नाम आया है, एक ही दो पंक्ति में उसकी बातचीत हुई है। तो जब ये रसूली वाले आते हैं उसकी शायद हवेली को हड़पने के लिए, तो नवाब बीबी होती है जो कहती है कि ऐसा कभी मैंने नहीं देखा जो आज हो रहा है। तो ये नवाब बीबी की पंक्तियां हैं। सानी हमने तो कभी ना सोचा था। तो फिर वो सानी से बातचीत करती है, सानी तो बिल्कुल ही चुपचाप हो गई है, सुनसी हो गई थी वो। तो नवाब बीबी की ये पंक्ति है। तो मशीन की तरह नीचे उतर गई ड्योडी नैलांग सकी, किसी गहरी बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ। तो ये सानी की आवाज़ है, एकदम से मशीन की तरह वह ऊपर से नीचे उतर आई देखने के लिए। ड्योडी यानी कि दहलीज, उसके जो हवेली की दहलीज थी उसको लांग के बाहर नहीं आ सकी, और बहुत ही गहरी आवाज़ में पूछा कौन है, क्योंकि वहाँ पर वो रसूली वाले आए हुए थे। नेक्स्ट है, कौन नहीं है आज वहाँ, सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। तो उसकी असमियाँ हैं जिन्हें उसने अपने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उनका उसका कोई नहीं है, आज वह अकेली है। तो यह भीड़ भीड़ उसे कल्लूवाल के जाट, यहाँ पर भीड़ ही भीड़ है, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी। तो सानी कह रही थी कि जब उसने दरिया के किनारे वो पाँव के निशान देखे थे, वो तभी समझ गई थी कि उसकी हवेली को लूटने वाले आ चुके हैं। तो वो याद करती है कि कौन नहीं है आज, पूरा गांव जो उसके इशारे पे किसी टाइम नाचता था, और उसके सब नौकर थे, असमिया थी, यानी जो उसके नौकर चाकर थे, उनको वह अपने
रिश्ते नातों से अपने परिवार से कम नहीं समझती थी, लेकिन आज सब खाली लगता है, सब अकेलापन लगता है। कुल्लू वाले जाट, क्या वह नहीं समझती थी? यानी वह सुबह ही इन बातों को समझ गई थी कि ये किसका काम है। तो नेक्स्ट पंक्ति है, सानी रबनू यही मंजूर सी। तो बेगू पटवारी और जैलदार जब आते हैं, उसके नीचे जब वो दौड़ के आती है मशीन की तरह, तो सानी रबनू यही मंजूर सी, यानी परमात्मा को यही मंजूर था। तो ये बेगू पटवारी की पंक्तियां हैं। क्या गुजर रही है सानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया। तो कहानी का नाम भी सिक्का बदल गया है, यानी समय बदल गया है, पलट गया है। तो क्या गुजर रही है सानी पर, तो ये बेगू पटवारी की ही पंक्तियां हैं। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं से सोची गई थी। तो ये साहनी मन ही मन में सोच रही होती है। तो ये पंक्तियां तो लेखिका की हैं, लेकिन सोच रही होती है साहजी कि इसको हवेली को लूटने के लिए भी प्लानिंग यहीं पे की गई थी। तो नेक्स्ट पंक्ति है, वही सानी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही सानी है जिसके लिए उसके मंगेतर ने सोने के कनफूल दिए थे उसकी मुंह दिखाई में। और अभी उसी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था, तो उसने उदंडता से कहा था कि साहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। तो साहनी ने अपने उस सरल स्वभाव से 300 रुपये उसे दे दिए थे। और आज ये दाऊद खां की पंक्तियां हैं। तो वो याद करने लगता है, एकदम से गुस्सा होता है कि देर हो रही है, लेकिन साहनी के चेहरे को एकदम से अंदर आके देखता है आखिरी समय में जब वो, तो उसको वो दिन याद आ जाते हैं कि जब साहजी जिंदा था उसका पति, तो दरिया के किनारे खेमे टेंट लगवा दिया करता था उसके लिए। तो दरिया में जब भी वो नहाने जाते थे, तो उसकी शादी के मुंह दिखाई के भी उसने सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। तो वो दाऊद खां इन बातों को याद कर रहा होता है कि क्या लाइफस्टाइल होता था साहनी का। लेकिन आज तो एक उस बात को याद करता है लीग के सिलसिले में, जब मतलब कि भागोवाल में मस्जिद, यानी मस्जिद बनने के लिए उसने साहनी से कभी 300 रुपये मांगे थे, तो उसने बिल्कुल चुपचाप 300 रुपये दे दिए थे। तो साहनी ने कभी किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था, इसीलिए आज सबके सर झुके हुए थे। वो साजिद से गुस्सा थे, लेकिन साहनी से वो बिल्कुल गुस्सा नहीं थे। तो ये दाऊद खां की पंक्तियां हैं, इसमें से आधी लाइन भी पूछी जा सकती है या पूरी भी पूछी जा सकती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, कुछ साथ बांध लिया है ना सोना चांदी। तो ड्योढ़ी के निकट जाकर, यानी दहलीज के पास जाकर उसने साहनी को कहा, दाऊद खाने की देर हो रही है, तो कुछ साथ बांध लिया क्या सोना चांदी। मतलब कुछ रास्ते के लिए या अपने आगे समय के लिए कुछ सोना चांदी ले लो, काम आ जाएगा। तो दाऊद खां कहता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो, एक हवेली वर्ड, एक ड्योढ़ी वर्ड इसमें बहुत बार आया है, रिपीट हुआ है। तो ये ऐसे टैग वर्ड होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो अभी मैं डिटेल में करवा रही हूँ पंक्तियाँ, तो बाद में जब हम फाइनल तैयारी करेंगे तो मैं इसके पूरे टैग वर्ड के लिए आपके लिए अलग से क्लास लूँगी। तो उसमें पूरे टैग वर्ड ही हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें अगर कोई पंक्ति आ जाए तो कैसे उनको पहचानना है कि ये कौन सी कहानी की है या किसके द्वारा कही गई है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है, सोना चांदी बच्चा सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा हुआ है। तो दाऊद खां की इस बात का जवाब देती है सानी ऐसे कि सोना चांदी तो सब, क्योंकि बूढ़ी होती है सानी सबसे, वो सब छोटे होते हैं उम्र में उससे। तो कहती, बच्चा तुम सब लोगों के लिए है ये सोना चांदी, क्योंकि अब उसके किसी काम का नहीं था, उसका पति गया, उसका बेटा गया, वो अकेली थी, क्या करती सोने चांदी का। अब वो ठाट बाट जवानी के ठाट बाट थे, अब जैसे उसको किसी चीज़ की चाहत नहीं थी। तो ये बात सुनकर थोड़ा सा शर्मा जाता, मतलब कि वो थोड़ा सा लज्जित सा हो जाता है दाऊद खां। फिर कहता है वो साहनी से साहस जुटा के, साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना तो जरूरी है ना, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। तो दाऊद खां फिर से कहता है साहस जुटाकर, क्योंकि एक बार तो वो लज्जित हो जाता है उसके जवाब से। तो दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी। तो इतना अच्छा वक्त, इतना अच्छा जवाब देती है साहनी कि दाऊद खां, अब इससे अच्छा वक्त क्या आएगा मेरी ज़िंदगी में, जो अच्छा वक्त था वो तो बीत चुका है। तो साहनी की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, देर मेरे घर में ही मुझे देर। तो ये छोटी सी पंक्ति थी, फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया, बाई चांस इतना ही पूछ लिया जाए कि ये किस कहानी से है या किसकी ये पंक्तियां हैं। तो ये साहनी कहती है, कहती अच्छा ये मेरी ही हवेली है और मुझे मेरे ही घर में, मेरी ही हवेली में मुझे ही देर हो रही है। तो उसको बड़ा बुरा लगता है इन सब बातों को सुनते हुए, जैसे तो सब उसको बहुत जल्दी निकालना चाहते थे उस हवेली से। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है,
मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे अन्न पर पले हुए नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखा के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। तो ये उस समय की बात याद करती है। सब कह रहे थे देर हो रही है, देर हो रही है, तो कहती है ये मेरे पुरखाओं के इस बड़े घर की मैं रानी हूँ, और आज वो शान से निकलेगी। मतलब उसका कितना बड़ा हौसला था, कितना बड़ा दिल था। अकेली साहनी और सब उसके विरुद्ध से लग रहे थे उस टाइम पे। तो कहती है कि आज वो शान से निकलेगी, रो कर नहीं, दुखी होकर नहीं, घर से मान से लांघेगी, यानी गर्व के साथ लांघेगी उस दहलीज को जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आई थी इस हवेली में। तो लड़खड़ाते हुए कदमों को संभाल कर और पूरे गर्व के साथ वो उस ड्योढ़ी से यानी दहलीज से बाहर हो गई थी। तो वाकई ही बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे ये, क्योंकि एक औरत की कैसे संघर्ष की कहानी है, जो अकेली रह गई थी तो भी उसमें वही टसन था जो उसके ज़माने के अंदर था। तो बड़ी अच्छी बात कही गई है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये कहानी। तो अंत में वो उस ड्योढ़ी को लांघ ही देती है, जिसे सुबह से उसको लांघना मुश्किल हो रहा था। तो ये साहनी की पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इसमें से पूरा भी पूछा जा सकता है, या कोई आधी आधी लाइन करके भी डिवाइड करके लाइन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ, खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदले वक्त बदला। तो लेखिका की ये पंक्तियां हैं तो इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। इसमें किसकी तुलना हो सकती थी कि जो उसकी लाइफ थी साहनी की, पहले वो कितनी अमीर थी, कितनी खुशहाल थी, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया था, सब कुछ अकेली रह गई थी वो। तो नेक्स्ट है कि शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा था, आज उसे धोखा दे गई। शाहजी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। तो जैसे ही उसने दहलीज पार की थी, उसके बाद एकदम से वो मुड़ी और आखिरी बार उसने अपनी हवेली को देखा और दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम किया, क्योंकि ये आखिरी टाइम था। उसके बाद वो उस हवेली में कभी नहीं आने वाली थी, शाहजी के मरने के बाद। कि उसकी शाहजी की जो अमानत थी, जो हवेली थी, जो भी उसकी पुरखाओं की ज़मीन थी, जो भी वहाँ की चीज़ें थी, सबको उसने सहेज कर रखा था उनकी अमानत के तौर पर। तो जैसे सानी उसकी अमानत को लौटा कर आज हमेशा के लिए उस हवेली को छोड़ के जाने लगी थी। तो सानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार से जोर मारा, सोचा एक बार फिर से घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। तो सानी एकदम से जब निकली दहलीज को पार करने के बाद, तो सानी की मन में एकदम से ये इच्छा जागी कि एक बार फिर से इस हवेली को घूम फिर के देख आऊं, क्योंकि घर छोड़ना सभी को बुरा ही लगता है। घर से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी होती हैं, और जब आपकी उम्र एक ही घर में कटी हो तो वो घर ज़्यादा ही आपके यादों के करीब होता है, दिल के करीब होता है। तो साहनी की ये बात बड़ी ही मेरे भी दिल को छू गई है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में, जब हम पंजाब में थे पहले और पंजाब प्रवेश की ये कहानी चल रही है, तो मैं आप सभी से शेयर ज़रूर करूँगी कि पंजाब में हम रहते थे, काफ़ी साल पहले की बात है। तो वहाँ से मेरे फादर की ट्रांसफ़र हो गई थी, तो हमें उस घर को, हमारा जिस घर में हम रहते थे, उसको छोड़ के आना पड़ा। तो सेम जैसे साहनी महसूस कर रही है, तो मुझे भी ऐसे ही था, लेकिन साहनी ने तो दोबारा से हिम्मत नहीं की। लेकिन मैं अपने उस घर को पूरा घूम के देख के आई थी, क्योंकि हम फिर से वहाँ जाने वाले नहीं थे। ट्रांसफ़र होने के बाद अगली जगह पे ही जाना होता था। तो बिल्कुल सेम वही मुझे दृश्य याद आ गया है कि मैं उस घर को, अपनी जो किचन थी या जो भी रूम्स थे वहाँ पर, सारी जगह पे घूम के मैं हाथों से टच करके आई थी उनकी वॉल को, आज भी मुझे याद है। और वहाँ पे भी एक बीजी थी पंजाब में ही, और उसके सारे बेटे बेटियां फॉरेन में रहते थे, वो अकेले रहती थी। अकेले उन्होंने वहाँ पे घर बनाए हुए थे और वो रेंट आउट करते थे, जो भी कोठियाँ बना रखी थी वहाँ पे पंजाब में। तो बिल्कुल पंजाब प्रवेश की ये कहानी है, तो मुझे अपने वो पंजाब के दिन याद आ गए कि वाकई में ऐसा ही महसूस होता है कि इस घर को हम बार बार घूम के देख लें या हर एक दीवार को टच कर लें। तो मुझे भी वो बात याद आ गई। सच में जब कोई बात हमारे दिल के करीब होती है, तो इस कहानी में बिल्कुल ही मेल खाती है, मेरे लाइफ की बिल्कुल सच्ची घटना है। तो ये साहनी की पंक्तियां हैं। तो किसी का भी घर छूटता है, किसी और के साथ भी ऐसी बात बीती होगी ज़रूर लाइफ में, क्योंकि घर से हमारा बहुत ही गहरा नाता होता है। क्योंकि हम चाहे कहीं भी घूम ले फिर ले, लेकिन हमें घर ही याद आता है रात होते ही। तो नेक्स्ट है हमारी जो छोटा
हो रहा है जिसे सामने हमेशा बड़ी बनी रही, जो छोटा हो रहा है जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया और कुल वधू चल दी और कुछ बूंदें चू पड़ी आंखों से और ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैं घूम के फिर से मुड़ के इस घर में घूमने नहीं जाऊंगी। जो ये मेरे नौकर चाकर हैं, जो मुझे सब देख रहे हैं, उनके सामने मैं हमेशा बड़ी बन के रही हूँ, तो आज इनके सामने मैं छोटी नहीं बनूंगी। यानी इन सबको मैं नहीं दिखाऊंगी कि मैं कितनी परेशान हूँ और दुखी हूँ। तो इतना ही ठीक है, मैंने देख लिया है अपनी हवेली को। तो ऐसे आगे बढ़ते हुए जो कुल वधू बन के आई थी वहां पर उस हवेली की बहू, तो वो चल दी, उसकी आंखों से कुछ बूंदें टपक पड़ी थी और ऊंचा सा भवन उसकी हवेली पीछे खड़ा रह गया था। तो ये लेखिका की पंक्तियां हैं और साहनी की सारी मन की बातें चल रही हैं। तो नेक्स्ट है साहनी कुछ कह जाओ तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठी नहीं हो सकती। तो इस्माइल कहता है यहाँ पे, जो कि मस्जिद का मुल्ला था, जो कि मस्जिद में नमाज अदा किया करता था, तो वो साहनी से कहता है कि तुम कुछ ऐसा आखिरी बार बोल के जाओ हमें, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता है। असीस यानी कि आशीर्वाद। तो रब तुहानू सलामत रखे बच्चा खुशियाँ बख्शे। तो फिर से ये पंजाबी की लाइन आ चुकी है कि परमात्मा आप सभी को सलामत रखे, अच्छे से रखे, खुशियाँ बख्शे बच्चा। यानी सभी उसके छोटे थे उम्र में, तो आप सभी को भगवान खुशियाँ दे। तो साहनी की ये पंक्तियाँ हैं, छोटी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, पंजाबी की लैंग्वेज यूज हुई है, तो आपको ज़रूर मार्क करके रखना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो साहनी कुछ नहीं कर सका, राज भी पलट गया। तो शेरे कहता है उसके पाँव को छू कर कि साहनी मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे इस बात का अफसोस है, क्योंकि साहनी ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। तो शेरा भी उसको मारने के लिए प्लानिंग बनाता है, लेकिन उसका मन पिघल गया था, क्योंकि साहनी उनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। तो राज पलट गया यानी कि सिक्का बदल गया, समय पलट गया। तो ये सिक्का पलट गया, राज पलट गया, ये भी वर्ड इसमें काफ़ी यूज हुए हैं, तो ये भी टैग वर्ड हो चुके हैं हमारे। तो इनसे भी आप पहचान सकते हैं, बाई चांस ऐसी पंक्ति आए कि सिक्का सिक्का बदल गया कहानी है ये, और कृष्णा सोबती जी की, और 1948 में लिखी हुई। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, जब शेरा उसके लास्ट टाइम पाँव छूता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका, उस बात का अफसोस होता है, तो वो उसे कहती है कि तैनू पाग जगन चन्ना, तेरे भाग जागे चन्ना। यानी बच्चा तेरे भाग जागे, कोई बात नहीं, मतलब वो सब कुछ माफ़ करके आगे बढ़ने लगी थी साहनी। अनजल उठ गया है वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार, एक एक करके घूम रहे हैं साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है, क्योंकि बेगू पटवारी और दाऊद खां उसके लिए ट्रक लेकर आए थे वहाँ उसको ले जाने के लिए वहाँ से। तो वो मन ही मन में सोच रही है कि अनजल उठ गया है, यानी यहाँ का दाना पानी इस घर में हवेली में इतना ही था, वहाँ से उसका अनजल उठ गया है, यानी इतना ही समय था उस हवेली में उसका। और हवेली की बैठक को याद करती, ऊंचा चौबारा था, बड़ा पसार था, आंगन था, और सब उसके दिमाग में घूमने लगे थे साहनी की आंखों में लास्ट टाइम में। और कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। तो वो सोचने लगती है कि आज जैसे उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। तो साहनी की ये पंक्तियां हैं, उसके मन की बात है ये सारी। तो साहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते, वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। तो दाऊद खां भी कहता है, एक बार शेरे कहता है और एक बार दाऊद खां कहता है कि साहनी मन में कोई भी मैल मत रखना, लास्ट में जाते वक्त तो कुछ कर सकते तो उठा न रखते, तो सारा सबको मार देते, यानी कि मतलब तो वक्त ही ऐसा है कि राज पलट गया है। यानी जब विभाजन ही होने लगा है, भारत पाकिस्तान में लड़ाई है, तो वो किसी के बस की बात नहीं थी, तो अब तो वो हवेली छोड़ के जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो हवेली को छोड़कर नहीं जाती। तो फिर से है, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वही छोड़ आई हूँ। तो वो मन ही मन में सोचती है, लास्ट में कहते हैं ना, बार बार सभी ने कहा राज पलट गया, सिक्का बदल गया, जो भी भारत पाक विभाजन की बात की गई है, वो कहती है राज पलट गया, मन ही मन में उनकी बात को रिपीट करती है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं उस हवेली में ही छोड़ आई हूँ। तो ये साहनी की पंक्तियाँ हैं। और साहनी की आंखें और गीली हो गई, आसपास के हरे हरे खेतों में घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी, और शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल भी रहा था। तो साहनी जब कैंप में चली जाती है रात को, वहीं लेटे लेटे ज़मीन पर ये बातें उसके दिमाग में
चल रही होती हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ ये हमारी कहानी भी ख़त्म होती है। ये आखिरी पंक्तियाँ भी आप कह सकते हैं। तो मैंने इनको भी इसमें मार्क कर दिया है। बाई चांस यही लाइन एक इन तीनों में से एक एक लाइन पूछ ली जाए अलग अलग करके, तो पूछ ली जाए किस कहानी की है या किसके बातें हैं ये, तो साहनी की बातचीत है, ये मन ही मन में जो सोचती है, और सिक्का बदल गया कहानी की है। तो एक और इम्पोर्टेंट पंक्ति जो मैंने फिर से ऐड कर ली थी, मैंने सोचा शायद ये भी आ जाए बाई चांस, तो इसको भी ऐड कर देती हूँ। तो शेरा उनका नौकर था, हम सभी जानते हैं। तो वो सानी को मारने की प्लानिंग बनाता है, शाहजी, क्योंकि शाहजी से वो गुस्सा होता है। शाहजी ने अपने टाइम पे पता नहीं क्या क्या किया था उनके साथ, वो सब कुछ ज़्यादा तो मेंशन किया नहीं है। तो वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था। शेरा की बात हो रही है। और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता था कि साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए सेरे सेरे उठ पी ले। तो ये वाली बात है कि सर्दियों में भी सानी को, वो जब शाहजी जब जिंदा था तो उसको डांट दिया करता था, तो हवेली में ही पड़ा रहता था। तो साहनी फिर भी उसके लिए दूध का कटोरा भर के ले जाती थी ताकि वो भूखा ना रहे, क्योंकि उसने उसके बेटे की तरह पाला था। तो उसे वो दूध पीने के लिए देती है कि उठ सेरे कहती थी उसको प्रेम से। तो सेरे उठ पी ले दूध, यानी भूखा ना रहे। तो ये यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हो चुकी हैं कंप्लीट। मैंने काफ़ी सारी पंक्तियाँ इसमें ऐड की हैं ताकि हमारी कोई भी पंक्ति छूट ना सके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल क्लास है। और मैंने जैसे भी हमारा जनवरी में जो भी 2025 का दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। तो आप सभी भी इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, जीआरएफ क्लियर करने के लिए। तो इसी तरीके से हम कर पाएंगे। पंक्तियों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये पंक्तियाँ ही हमें नंबर दिला सकती हैं, क्योंकि मैं कहानी वाला जो भी यूनिट है या पोर्शन है, ये सब मैं सबसे आसान मानती हूँ। क्योंकि कहानियाँ सुनना सबको अच्छा भी लगता है, और कहानियाँ जल्दी याद भी हो जाती हैं, और ये कहानियाँ भूलती भी नहीं हैं। तो इसलिए हमारी कहानियों में से कम कोई भी क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। जैसे कि उपन्यास का पार्ट है या कि जो नाटक है, वो सब, उनमें हमें अच्छे से मेहनत करनी है, ताकि एक बार ऐसी मेहनत करें ताकि एक बार याद करे चीज़ और हमारे एग्ज़ाम तक हमें याद रहे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही सारी क्लासेस आप अटेंड कीजिए, क्योंकि ये ना सोचिए कि जब फॉर्म आ जाएगा फॉर्म फिल कर देंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और 10 यूनिट कोई कम नहीं है। तो अभी से पढ़ाई आप जब करेंगे धीरे धीरे, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। जीआरएफ लेवल की स्टडी तभी हो पाएगी हमारी। तो इसलिए आप डेली एक एक क्लास लीजिए, और डेली की जो तैयारी होती है वो हमें अपने जीआरएफ क्लियर करने के लिए हमें पक्का कर देती है। तो इसलिए आप सभी क्लासेस को अटेंड कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको यूज़फुल क्लास लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में मैं नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तो तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो मैं नेक्स्ट क्लास में जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स।